हमारे अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र आफ्सा, हमारे बीच में जो मंच पर बैठे हैं विराजमान हैं, खुर्शीद सैयद साहब, सतीश परमार साहब जो CPIM से ताल्लुक़ रखते हैं, श्री विजय ठाकुर साहब जो कि CPI से संपर्क रखते हैं, श्री शाहनवाज चौधरी भरतिया जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप से यहाँ तशरीफ ले आए हैं, हमारे सैयद कशर अली जी जिन्होंने हम सबका परिचय करवाया, आप सबका मैं बहुत ही आभार हूँ। बहुत दिन से मैं गुजरात नहीं आया हूँ, लेकिन यहाँ हमारे बीच में बैठी हैं सुश्री गंगोपाध्याय जी, और वो जानती हैं कि मैं यहाँ सबसे पहले आया था सन 2014 में, सन 1964 में, जबकि मैं फॉरेन सर्विस में था और ट्रेनिंग के लिए इनके पिता के यहाँ जो कि कमिश्नर थे राजकोट में, वहाँ मैं भेजा गया। तो लंबी एक संपर्क है और हम सब भारत के लोग जो है हम गुजरात से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही है महात्मा गांधी का पावन, यही है उनका स्थान। अब मुझे याद आता है कि सन 2002 में जबकि चुनाव हो रहा था तो मैं आया और कांग्रेस मंच पर चढ़ने के पहले मुझको एक दोस्त मिले जो कि बंबई से आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आप भी आ जाइए मंच पर, और मैंने उनका परिचय दिया जो भी उस मंच को चला रहे थे, ये कहकर कि ये मेरे दोस्त है और बड़े सेक्युलर आदमी है। तो उन्होंने कहा खुदा के वास्ते इस शब्द का इस्तेमाल आप मत करें। तो हमने इस शब्द को छोड़ा, तो तब यहाँ एकत्रित होने की कोई जरूरत नहीं है। सेक्युलरिज्म के लिए ही हम यहाँ एकजुट हुए हैं। कहा जाता है कि हिंदी में एक शब्द है ही नहीं है, तो उस जमाने में दंगे नहीं होते थे, फसाद नहीं होते थे, तो इस शब्द का इस्तेमाल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन 1947 में, थैंक यू, लेकिन 1947 में जबकि देश का विभाजन हुआ और फिर हमने कत्लेआम देखी, तो उसके बाद यदि ये शब्द हमारे शब्दकोश में न हो तो उसको ढूंढने की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए ये शब्द जो है सेक्युलरिज्म, इसका मायना के आधार पर ही हम इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं या करते आए थे, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि जो हमारा देश का एक अंग टूटकर पाकिस्तान बना और दूसरा अंग पूर्वी पाकिस्तान बना धर्म के आधार पर, कि उस प्रकार का धार्मिक विभाजन इस भारत में भी रहे। नहीं तो बहुत आसान था ये कहने को कि वहां चले गए सारे मुसलमान और यहाँ रह गए सारे हिंदू, तो वो एक इस्लामिक देश बन सकता है, तो हम क्यों ना एक हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे देश में कुल मिलाकर तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ, एक अक़लियत है, लेकिन इनकी संख्या आप देखें तो 20 करोड़ लोगों को आप दबा नहीं रखते। 2 लोगों को शायद आप कर सकते हो, 20 लोगों को शायद आप कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक एक देश में आपको रहना हो तो सबका कदर करना, यही बनता है सेक्युलरिज्म का मतलब।
मैंने एक किताब में लिखा कुछ साल पहले कि अपने को मैं सेक्युलर कहता हूं, क्या कारण है कि मैं अपनी आस्था को प्राथमिकता न देते हुए मैं समझता हूं कि जिनकी आस्था उन चीजों में है जिन पर मेरा नहीं है, उनका कदर करना और ये सोचना कि उनका हक बनता है उस आस्थे को रखने के लिए, यही है सेक्युलरिज्म। और उसको मैं आज दोहराना चाहता हूं, क्योंकि मैं, जैसा कि मीठी बोलवाला ने आज सुबह कहा, मैं तो एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ था। मैं समझता हूं कि हिंदू साहित्य में, हिंदू क्या कहते हैं, सभ्यता में बहुत कुछ है जो कि प्रशंसनाजनक हो, लेकिन पता नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं हिंदू हूं। वैसा ही मैं मुसलमान भी नहीं हूं, लेकिन मैं वही आदर देता हूं हिंदुओं को जो कि मैं मुसलमानों को देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को, ज्यादातर मनुष्य को आस्था रखने की आवश्यकता है। शायद फिरोज भाई और मैं जी सकते हैं बिना ही आस्था, लेकिन सबसे छोटी अक़लियत हमारी भी है, फिरोज भाई की और मेरी। तो इसको समझते हुए नागरिकता का मतलब बनता है, खास तौर पर भारत जैसे देश में जो कि विविधता से भरी हुई है, कि इस देश में हम सबका जो अलगापन है उसका हम कदर करें। मैं तमिलनाडु का, मैं जानता हूं कि यहाँ कोई नहीं है जो मेरी मातृभाषा जानता हो, लेकिन इस कारण से आपने मुझे निकाला तो मैं आपसे खुश ना रह सकता हूं क्या? तो वैसा ही यदि आपने कहा कि मुसलमानों को निकालो, तो तब मुसलमान कैसे खुश हो सकता है? और 2-4 लोग नहीं है भाई, ये याद रखिए कि 20 करोड़ है। सोचा जाता था कि मुसलमानों में आदमी की आवाज ही सुनाई देती है, लेकिन CAA आंदोलन में दिल्ली में हमने देखा कि महिला की आवाज, मुसलमान महिला की आवाज आगे बढ़ी और उन्होंने कहा कि हम कुरान और हदीस को लेकर इस आंदोलन को नहीं चलाएंगे, हम बस अपने संविधान को लेकर इस आंदोलन को चलाएंगे। और जैसा कि किसी ने बताया आज सुबह, किसी और का चित्र नहीं था, गांधी जी का था, मौलाना आजाद साहब का था, जवाहरलाल नेहरू का था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, लेकिन उन्होंने इसको राजनीतिक बनाया, उन्होंने इसको धार्मिक नहीं बनाया, और इसलिए सरकार हिल गई। वो उनके समझ में नहीं आया कि इतने मुसलमान महिलाएं एकत्रित हो रहे हैं, और वो भी 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, पूरे 3-4 महीने के लिए वहां बैठी रही, और हिंदुओं के बारे में वो कुछ नहीं कह रही है, कोई बहाना नहीं दे रहे हमें कि हम उनको घर भेजें। तो वो चौंक उठे, उनके समझ में नहीं आया कि जबकि राजनीति आप करते हो धर्म को एक तरफ रखते हुए, तो उस राजनीति को कैसे चलाएं। अब जबकि फिरोज साहब कहते हैं कि हमें धर्म और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं, क्योंकि इस देश में लोग जो है, आम आवाम बहुत ही धार्मिक है। फिरोज भाई और मैं, हम तो नास्तिक है, तो मैं अपने बारे में नहीं बात कर रहा हूं और उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं आप सबके बारे में बात कर रहा हूं जो कि धार्मिक हो। और उसी समय आप अपनी राजनीति में आ चुके हो, नहीं तो आप यहाँ इस मजमे में नहीं होते। तो यहाँ आने के बाद अपने
धर्म को निजी बनाकर, अपना ही धर्म को अपना बनाकर जब आप सबके बीच में बैठते हो और राजनीति को चलाते हो, तो जो असूल है हमारे धर्म में उनको एक प्राथमिकता हमने दिया और कहा कि हम अपने राजनीति को असूलों के आधार पर, जिन असूल मेरे पास पहुंचे हैं क्योंकि मेरे माँ बाप ने हमें सिखाया है, तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन किसी के असूल में नहीं होगा कि नफरत फैलाओ। तो वो जो नफरत फैलाता है वो धार्मिक नहीं है, धार्मिक हो नहीं सकता है। और यदि वो कहे कि मेरा धर्म है कि मैं किसी हिंदू को जिहादी कहूँ या किसी मुसलमान को जिहादी कहूँ या इससे कहूँ कि तुम काफिर हो, ये धार्मिक मूल्य नहीं बनते। ये जो धर्म है इसकी ये एक खजाना है जिसको कि हमें बचा कर रखना है, लेकिन इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। और गलत उपयोग तब होता है जबकि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए हम किसी और धर्म पर फूट पड़ते हैं, जबकि हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं क्योंकि हम मुसलमान नहीं हैं। अब यही बात चलती है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, लेकिन आज तक नहीं बता पाए हैं कि पाकिस्तानी हम तो क्यों। अब यहां देख रहे हो कि हिंदुस्तान में कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हम ही हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। तो आप बताइए 20% हमारे देश के लोग हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? और उनको आपको भगाना है तो कहाँ भगाओगे? सोच लीजिए कि हिंदुओं को मौका नहीं मिला पाकिस्तान जाने का, मुसलमानों को वो मौका मिला, चंद मुसलमान वहां चले गए, बाकी जो यहाँ रहे उन्होंने इस देश का प्रेम किया, उन्होंने भक्ति दिखाई हमारे देश के प्रति। ऐसे हिंदुस्तानी कोई नहीं है जैसा कि कोई मुसलमान हो जिसने तय किया कि विभाजन के बावजूद हम यहाँ रहेंगे, और दिखा भी दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जब जंग छेड़ा जाता है तो जासूस कौन पकड़े जाते हैं? भारत के मुसलमान तो नहीं पकड़े जाते। फौज में कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी न दी हो। इस परिस्थिति में ये कहना कि आप अपनी भारतीयता को स्थापित कीजिए मुसलमानों को, मात्र मुसलमानों को, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये कहना कि लाजमी है कि मैं भारतीय हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं और मुसलमान को अपना सबूत पेश करना है अपने नागरिकता के बारे में, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम सबको एकजुट रहना है, एक देश बनाना हो तो हम सबको एक दूसरे की तरफ भाईचारा से देखना पड़ता है। इस भाईचारे को हमारे संविधान में हमने शब्द इस्तेमाल किया है फ्रेटर्निटी, और ये फ्रेटर्निटी जो है, भाईचारा जो है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि भाईचारा न हो तो और जो हम न्याय के बारे में बोल रहे हैं और समानता के बारे में बोल रहे हैं वो सब हम पा नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी जरूरत है कि हम एक दूसरे को भाई बहन समझें, सबसे बड़ी जरूरत यह है। और जो अपनी राजनीति को इस पर कायम रखता है कि तुम उस पर गाली निकालो, उस पर उसको बुरा बोलो, ये कोई धार्मिक भी नहीं है, कोई राष्ट्रवाद भी नहीं है। हमें देश को बचाना हो तो सबको बचाना है। अब देखिए, मैं गया था मध्य प्रदेश, वहाँ एक छोटे से मंत्री थे बीजेपी के,
जो मेरे साथ घूम रहे थे, और मैंने उनको कहा कि मेरे राज्य में तमिलनाडु में ऑल इंडिया रेडियो का जो हिंदी ब्रॉडकास्ट है उस पर पाबंदी लगाई गई है कि हिंदी कोई सुन नहीं सकता है ऑल इंडिया रेडियो पर, क्योंकि उसी समय वो उस न्यूज को तमिल में बताते हैं। तो वो हैरान हुए, उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में आप हिंदी नहीं बोलते हो? तो मैंने कहा ये समझ लीजिए कि हिंदी हिंदू कुछ फिरकों का है ज़बान और मजहब। बहुत से हिंदुस्तानी हैं जो कि हिंदी नहीं बोलते, जो कि हिंदी नहीं जानते और जो कि हिंदू ही नहीं है। अब अभी तमिल का फिल्म निकला है पोन्नियिन सेल्वन, उसमें बताया जाता है कि हम शैवाइट हैं, हम शिवा का पूजा करते हैं, विष्णु का पूजा करते हैं, लेकिन ये हिंदू धर्म क्या है ये तो आपने उत्तर भारत में इसको बनाया और हम अपने को हिंदू नहीं समझते हैं, हम अपने को शिव भक्त समझते हैं या विष्णु भक्त समझते हैं। अब आप मानने को तैयार हो कि ऐसा भी कह सकते हो और हिंदुस्तानी बन सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी हटाओ। अब दुनिया में यदि हमारी जगह इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका में जाओ तो गुजराती के सिवाय और कोई मिलता ही नहीं है, तो वो गए कैसे? हिंदी के आधार पर गए या अंग्रेजी के आधार पर गए? ये जो विज्ञान है, ये जो ज़बान है, ये जो मजहब है, इन सब चीजों को आधुनिक बनाने की जरूरत है। और आज के भारत में जहां की तमिलनाडु हो, केरल हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, पंजाब हो या गुजरात हो, ये सब भारत के एक हिस्से हैं, क्योंकि हमने कहा कि हम अपना एकता विविधता के आधार पर निर्माण करेंगे। विविधता को आप हटाइए और भारत नहीं रहेगा। विविधता को कदर कीजिएगा और भारत अपने आप जुड़ जाएगा। जबकि कोशिश की जाती है कि मजहब के आधार पर या भाषा के आधार पर या रंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर या संस्कृति के आधार पर, आप तहजीब के आधार पर आप बांटो देश को, तब टिकेगा नहीं, और नहीं टिका तो तब हम भारतीय नहीं रहेंगे। अब ये कहकर कि हम ही हैं अव्वल भारतीय, क्योंकि हम हिंदी भी बोलते हैं, दूसरी की हम अंग्रेजी नहीं बोलते और कि हम हिंदू हैं, अरे तुम रह जाओगे अकेले, क्योंकि तब मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता। अब इस देश में मुझसे कहा जाए या राम पुनियानी जी से कहा जाए कि तुम कहाँ पैदा हुए थे, वो और मैं दोनों हम पाकिस्तान में पैदा हुए, विभाजन हुआ तो हम भागे भागे आए यहाँ। लेकिन नफरत हमारे दिल में नहीं है। गांधी जी ने हमें दिखाया कि जिस आदमी के दिल में नफरत हो उस पर नफरत करना बिल्कुल गलत बात है। जबकि वो दिल्ली पहुंचे अगस्त के आखिर में, सन 47 की बात है, और देखा कि शरणार्थी बहुत से लोग मस्जिदों पर या छोटे छोटे जगह जहाँ की मुसलमान अपनी इबादत करते हैं, उस पर कब्जा किया गया था और उसको अपना मकान बना दिया था। उन्होंने फौरन निर्देश दिए कि ये सब मुसलमानों का है, उनको वापस कीजिएगा। यहाँ के जो मुसलमान हैं उन पर इंतकाम नहीं ले सकते, क्योंकि जो दोषी है वो अलग बात है, जो मासूम है उनको आप क्यों अपना शिकार बना रहे हो। और जो 2002 में हुआ इसी गुजरात में, इसी शहर में, वो क्या था? मासूम लोगों पर बदला लेना
क्योंकि कुछ घटिया लोगों ने कुछ अपराध किया था गोधरा में, और इसको भड़काने के लिए जो वहां मारे गए थे उनके शव यहाँ लाए गए, और उसका एक एग्जीबिशन हुआ, और उससे लोगों को भड़काया गया। और वो आता है मुझे इस विषय पर, जिस पर कि हमें सोच विचार करने की बड़ी आवश्यकता है। ये बिल्किस बानो का सवाल। अब जो अपराध हुआ उन पर कि 22 लोगों ने बलात्कार किया उस छोटी लड़की पर, उसकी जो बेटी थी उसको पकड़कर पूरा सर फूंक दिया, जबकि उन्होंने दीवार पर लगाया उसको। एक 2 साल की बच्ची थी, उसको भी मार डाला। 14 उसके जो रिश्तेदार हैं उनको जान से मार डाला। और अब आप कहती हैं कि संस्कारी ब्राह्मण है तो छोड़ दो। संस्कारी ब्राह्मण का मतलब होता है क्या कि ऐसे लोगों को वो माला पहना है? तब मुझको इससे कोई संबंध नहीं रहा। हमें समझना चाहिए कि इतना कठोर जो पाप हुआ है वो हमेशा पाप रहेगा। ये नहीं कह सकते हो कि क्योंकि वो 14 साल जेल में रहे हैं इसलिए बड़े हीरो बन गए हैं। वो अपराधी हैं, और जो उन पर इल्जाम लगाया गया था, जो उनको दंड दिया गया था, वो सभी कोर्ट ऑफ लॉ में उसका सबूत निकाला गया और इसलिए उनको दंड दिया गया। लेकिन उनको उनका स्वागत करना और उनको संस्कारी ब्राह्मण कहना, ये क्या बात है? और इसका खंडन कौन कर रहा है? जबकि बिल्कुल शिखर पर मौन व्रत रचा जा रहा है, हर हरकत पर मौन व्रत, कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा नहीं लेना देना है तो किसका लेना देना है? इस पर हमें सोचना है। और इस पर सोचने वक्त एक तत्व जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि देश की 2/3 मतदाता, गौर से सुने, कि देश की 2/3 मतदाता सन 2014 में और सन 2019 में मोदी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन 2/3 सीट उनको मिल गए। ये है आज की परिस्थिति कि जहां की 2/3 लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, उन पर राज कर रहे हैं 2/3 बहुमत के साथ। और ये हुआ क्यों? क्योंकि जो 2/3 है वो बिखरा हुआ था, और बिखरने से ये नतीजा आया। तो इनको एक बनाना, जैसा कि आज सुबह बताया गया था खास तौर पर पुनियानी साहब की तरफ से, लेकिन और भी वक्ताओं ने कहा कि ये जो नफरत फैलाने वाले हैं उनके खिलाफ हम एकजुट हो जाए तो सारा चित्र बदलेगा। लोग अभी भी 1-2 सहाफी मुझसे पूछ रहे थे कि आप करोगे कैसे? मोदी जी इतना शक्तिशाली व्यक्ति है कि उनको हराना कोई आसान बात है क्या? और ऐसा लीडर रखकर आप ये कर सकते हो क्या? मैंने कहा कि मैं तो लीडर की बात कर रहा हूं, मैं बस आवाम की बात कर रहा हूं कि जो 2/3 लोगों ने भाजपा का समर्थन नहीं किया था 2019 में, उनको हम एकत्रित कर दें तो लाजमी है कि ये 2/3 वोट को आप 2/3 मेजॉरिटी में बदल सकते हो। ये हुआ नहीं तो कब नहीं हो सकता है। और इसको करने के लिए पूछते हैं सवाल कि कौन नेता बनेगा। मैंने कहा कि आप क्या जल्दी है, क्यों इस सवाल कर रहे हैं?
किसी नेता बनाने की जरूरत है क्या? पहले तो एकजुट हो जाओ, उसके बाद उन सवालों को उठाओ जिससे कि एकजुट होने में मुश्किल होगा। तो जो सवाल करता है कि कौन नेतृत्व करेगा, वो इस संगठन को रोकने में लगा हुआ है। हमने देखा सन 2004 में कि हालांकि सोनिया जी हमारी पार्टी के नेता थी, वो अलायंस की नेता तो नहीं थी। यूपीए तो चुनाव के पश्चात बना और वही लोग, वही मुलायम सिंह जी, वही सीपीआई के, वही सीपीएम के, जो कि कह रहे थे कि हम कतई आपके साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे, वो आ गए। क्योंकि विकल्प क्या था? भाजपा को सरकार बनाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए हरकिशन सुरजीत ने हमें बताया कि इन्हें बताया कि आप जुड़ जाइए, और फिर उन्होंने कहा कि चलिए हम सरकार में नहीं होंगे, आपका समर्थन करेंगे बाहर से। और ऐसा ही वो सरकार बनी। और फिर सोनिया ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहती हूँ, और उन्होंने मनमोहन सिंह जी का नामांकन किया। और उसका क्या नतीजा रहा कि वही मनमोहन सिंह, जिसका नाम तक हमने नहीं सुना था सन 2004 तक, सन 2009 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस के सीट जो है वो 140 से लेकर 206 तक पहुंच गए। तो ये सारे सवाल जो है कि आपका नेता कौन है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सब अपने समय पर, सही समय पर इसका जवाब दिया जा सकता है। लेकिन आज के दिन हमें कांग्रेस को जोड़ना है, और कांग्रेस को जोड़ने में ये भारत जोड़ो यात्रा एक प्रथम कदम है। ये भाजपा के लोग कहते हैं हंसते हंसते कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। अरे समझ लो भाई कि कांग्रेस एकजुट हो गया तो तभी जाकर ये देश एकजुट हो सकता है। कांग्रेस में अपने मतभेद रहे तो नहीं बन सकता है। और कांग्रेस में हमने देखा है, इतिहास बताता है कि पूरे 30 साल तक 1919 से लेकर 1948 तक कौन थे कांग्रेस के नेता? महात्मा गांधी। और कुछ ऐसे समय थे जबकि वो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर तक नहीं थे, तब भी उन्होंने पार्टी का नेतृत्व संभाला। अनेक प्रेसिडेंट आए, बहुत से नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन आपका समय व्यस्त नहीं करना चाहता। बहुत से प्रेसिडेंट आए लेकिन नेता एक रहा। वैसा ही आजादी के बाद एक ही नेता रहा 17 साल तक, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन प्रेसिडेंट कौन था? आप सबको उनका नाम पता होगा क्योंकि सौराष्ट्र के थे, UN देवर। लेकिन इतिहास में उनका इतना श्रेय नहीं है जितना कि हम लोगों के दिल में है। तो इसलिए जो नेतृत्व बनाया जा रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसको मिटा नहीं जा सकता है। मैं भी उसमें शामिल हुआ हूं 2 बार। शुरुआत में जबकि हम तमिलनाडु में थे, और बाद में मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट जो कि केरल में है। और वहां मैंने देखा, मैं आपको इस पर जोर लगाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में सत्ता में नहीं रहा है पिछले 60 साल से। यहाँ 8 साल से हम सत्ता में नहीं है और अब भड़क रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी पूरे 60 साल से सत्ता में नहीं रहा है। और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आने वाले 60 साल में कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी तमिलनाडु में। अब इसके बावजूद आपने उस कांग्रेस को जिम्मेवारी दी कि इसका श्री गणेश तमिलनाडु से हो, कि बिस्मिल्लाह वहां हो। अब मैंने अपने ही साथियों से पूछा कि भाई कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हम सबको बताया गया है कि इतने लाख रुपए हमें लाने हैं, और ये भी बताया गया
कि हर 8 किलोमीटर के फासला पर एक व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जा रही है, और वो है एमपीज और एमएलए। शुक्र है कि मैं एक्स एमपी हूं, तो मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई, लेकिन मेरे एमएलए को दिया गया, और वो अनजान एरिया है क्योंकि हम तो मध्य तमिलनाडु के हैं और ये बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा में था। तो उसको बताया गया कि ये 8 किलोमीटर तुम्हारे हैं, तुम ही संभालो, सफल रहे तो शायद आपको टिकट मिलेगा अगले बार, विफल रहे तो कतई नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं। और देखो हर 8 किलोमीटर, जबकि 3500 किलोमीटर का यात्रा है, हर 8 किलोमीटर पर किसी कांग्रेसिया को जो कि बनना चाहता है कुछ न कुछ, उससे कहा जाए कि तुम इसको संभालो, तो कांग्रेस जुड़ेगा नहीं, शक्तिशाली है। और ऐसा ही हमने देखा केरल में, खास तौर पर मैं राहुल के साथ भी चला, उनके पीछे भी चला और उनके आगे भी मैं पहुंचा, बस देखने के लिए कि माहौल कैसा है। अब जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं था उसका नाम है मलप्पुरम, और केरल में मलयालम में मलप्पुरम का मतलब बनता है पहाड़ी इलाका। तो सारे जो लोग हैं बड़े संकीर्ण हैं, और वहां लोगों को जोड़ना, लाना और उनको खड़ा रखना 2-3 घंटे के लिए, जब तक कि वो गुजरे नहीं वहां से, तो ये बहुत मुश्किल चीज है। और लोग आए क्यों? इसलिए नहीं कि किसी कांग्रेसिया ने कहा कि तुम आओ, वो इसलिए आए क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि हो क्या रहा है। और जैसा कि खबर आती थी कि राहुल गांधी 4 मिनट में आ जाएंगे, 3 मिनट में आ जाएंगे, फिर बदला जाता था कि नहीं 10 मिनट में आएंगे, तब तक भीड़ में ये उत्साह बढ़ती गई कि कब वो पहुंचेंगे और हम उनको नमस्कार करेंगे। इतना ही था, क्योंकि कितना देर लगता है राहुल गांधी को आपको पार करने में, कोई 5 सेकंड, 10 सेकंड, कहीं रुक गए तो शायद 1 मिनट। तो इसके लिए वो बैठने को, इंतजार करने को तैयार थे पूरे 4-5 घंटे के लिए। और जब मैं उनके पीछे गया तो तब देखा कि उनके निकलने के बावजूद भीड़ इतनी थी और इतनी उत्साहित थी कि वो अपना ही यात्रा कर रहे थे। ये नहीं कि यार आ गया, देख लिया, बहुत हो गया। तो इससे लोग जुड़ रहे हैं। और कहा गया, अभी एक पत्रकार ने मुझसे, कि अखबारों में तो नहीं आ रहा है। हाँ, गुजरात समाचार में नहीं आ रहा है, लेकिन मलयालम मनोरमा में आ रहा है। और कोई अपना वोट देश में नहीं देता है, वो अपने इलाके में देता है, और वहां खबर आ गई है। और उन अखबारों को उन भाषाओं में आप देखें तो वाकई भारत जुड़ रहा है, किलोमीटर से बाद 1 किलोमीटर, इस किलोमीटर के बाद अगला किलोमीटर, भारत जुड़ रहा है। और हर मजहब के लोग हैं, हर नस्ल के लोग हैं, हर रंग के लोग हैं, हर संस्कृति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं और हर भाषाओं के लोग हैं। वो सब जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कुत्ते भौंके, लेकिन कारवां आगे बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते लोग आए हैं। तो इससे इसका नतीजा ये है कि नेतृत्व भी स्थापित हो रहा है, और इसका पहचान अब अलग अलग पार्टियों में आ चुका है। जब से कि ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुआ, तो नीतीश कुमार हो या अखिलेश हो, ममता हो या दूसरे हो, वो सब अब देखने लगे हैं, समझ में आ रहा है कि हमारे जो छोटी मोटी मतभेद हैं हमारे राज्यों में, उसको कायम रखें, लेकिन जहां तक कि सन 2024 का इलेक्शन है
उसका सामना करना हो तो हम एकजुट हो जाए। अपने केरल की बात कर रहा था और मेरे दो साथी बैठे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्हीं के हाथ में है वो राज्य। यदि वो भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते थे तो रोका सकते थे, पुलिस को न भेजते, इंतजाम नहीं करवाने देते, लेकिन वो भी जुड़ गए। और जैसा कि यात्रा चल रहा था तो कुछ आपसी मतभेद भी थे। एक कम्युनिस्ट एमएलए सवाल पूछने लगा कि इस राज्य में 18 दिन रहने की क्या जरूरत है। ठीक है, हमने उसका जवाब दे दिया, लेकिन हम बढ़ते गए और 18 दिन खत्म हो गए। ठीक है, तो फिर सवाल उठता है फिर सवाल उठता है कि वो दक्षिण से उत्तर क्यों जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व जाते तो तब भाजपा के का मुकाबला होता। यदि वो चलते तो मुझे बताइए कि कौन गारंटी दे सकता है कि इस यात्रा को चलाने की इजाजत दी जाएगी। हम जानते हैं इसी संगठन के नेतृत्व में 4 मेरे ख्याल में यात्राएं निकालने का इरादा था, अलग अलग जगह से। गुजरात में पूरी तैयारी हो गई थी और फिर जिस दिन इसको शुरू करना था सरकार ने उसको रोक दिया, इजाजत नहीं दी। तो बजाय कोई ड्रामा करने का, यदि हम इस रास्ते से निकले तो किस मौके पर निकल रहे हैं। उसी दिन तकरीबन जबकि भाजपा ने कहा कि कुछ जगह में, खासतौर पर हिंदी भाषी उत्तर भारत में हम जम गए हैं और हमें जाना है दूसरे हिस्सों में और अपने को शक्तिशाली बनाना है वहीं से तो ये यात्रा निकल रही है। तो जवाब उनके भविष्य का है और इसका असर रफ्ता रफ्ता जैसा कि वो उत्तर भारत पहुंचते हैं तो पड़ेगा। और इसको देखते हुए जो विपक्षी दलों के लीडरान हैं वो भी जुड़ने को तैयार हो जाएंगे और शायद इस तरीके से सन 2024 में हम दिखा पाएंगे कि एकजुट हो गया है, शायद पूरा विपक्ष नहीं लेकिन उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा। और ये 2/3 वोट, ये 1/3 वोट जो बीजेपी को इन दिनों में मिल रहा है वो कहीं 1/4 हो जाए, 25% हो जाए, जहां की आज 33% से ज्यादा है, तो आप देखेंगे कितना अंतर पड़ेगा। तो ये जो मनमानी हो रही है अभी, जो अथॉरिटेरियनिज्म हो रहा है और जिस तरह से धर्म के आधार पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उस सब को रोकने का तरीका बहुत ही आसान है कि भारत को जोड़िए, विपक्ष को जोड़िए और जुड़े हुए भारत के लोग इनका सही जवाब दें और आप देखेंगे कि चमत्कार हो सकता है इसमें। तो पूरे भरोसा के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और कहता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ और कहता हूँ कि जो इस यात्रा में 150 सिविल सोसाइटी के संस्थान हमारे साथ जुड़े हैं और उसका एक प्रतीक है ये सेमिनार जो यहाँ हो रहा है कि हमारे समाज में शायद 20-30 साल पहले राजनीतिक पार्टियां ही थी, लेकिन अब ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और थिंक टैंक जैसा कि आपका इंस्टीट्यूट है वो सब आ गए हैं और जरा बिखरे हुए हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी बिखरे हुए हैं। वो सब एकजुट हो जाए और भारत को जोड़ने की कोशिश में लगे तो तब आप देखेंगे कि वो जो भारत का दूसरा या तीसरा विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं धर्म के आधार पर,
नफरत के आधार पर उनको हराया जा सकता है। जय हिंद। Would you like to comment on this presidential pause in the context of in the context of Bharat? The presidential pause in the context of. Never the same as this. Okay, thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया अय्यर साहब। इस देश को जोड़ने का जो प्रयास भारत के हर कोने से चल रहा है उसमें आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत अहम चीज साबित होगी। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच जो है भारतीय एकता परिवार जिसके शहनवाज चौधरी साहब देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।